जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताया था। मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या चीजें ली थी, जैसे गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल, और एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया था, उससे क्या रिजल्ट्स निकले वो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रेडिक्ट करने। तो उसने हमको मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स बता दिए थे, है ना। आज हम लोग लिखने वाले हैं फाइनल पोस्टुलेट्स कि फाइनली जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें उसने क्या बताया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है भाई। और ये कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थे बहुत सारे। मतलब क्या सोच रहे हो तुम लोग कि एक एक्सपेरिमेंट करा, एक ही बार में वो सक्सेसफुल हो गया और एक ही बार में इतने सारे रिजल्ट मिल गए। ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थे, 1909 में किए गए थे। ठीक है। तो फाइनली जो सारे एक्सपेरिमेंट थे उनका क्या रिजल्ट निकला? फाइनल पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है। तो सबसे पहले उसने ये बताया काम की बात कि एटम जो है उसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास कहां पर है? एक बहुत छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको उसने क्या नाम दिया? समझ में आ गया? यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास of an atom is concentrated inside a very small region in the atom. At its center is called न्यूक्लियस। बस समझ में आया? एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास एक बहुत ही छोटी सी जगह पर केंद्रित है, जिसको नाम दिया न्यूक्लियस ने। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है? रदरफोर्ड ने। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसने हमको ये भी बताया कि जो पूरा एटम है ना वो तो बहुत बड़ा है, और उसके कंपैरिजन में ये जो न्यूक्लियस है जहां पर सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, ये बहुत ही छोटा है। मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू होल एटम। यानी कि ऐसे समझ लो, वॉल्यूम ऑफ nucleus is very small as compared to the volume कह लो या size कह लो, volume या फिर size of an atom। ये बात समझ में आ गई? और ये बात उसको कैसे पता चली? इसके लिए अलग से बहुत सारे एक्सरे एक्सपेरिमेंट किए गए। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज कितना है बच्चों? 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो फर्मी मीटर की रेंज में है। समझ गए? और जो एटम है उसका साइज कितना है? 10⁻⁻10 मीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है और 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है ना। तो एटम का साइज बहुत ज्यादा नहीं हो गया, 10⁻5 का डिफरेंस नहीं हो गया। मतलब ऐसे समझ लो, अगर मैं क्रिकेट के ऐसे समझ लो, नींबू देखा है? नींबू, एक छोटा नींबू ले लो, छोटा नींबू, छोटा नॉर्मल जो साइज होता है नींबू का उससे छोटा। मतलब आप ऐसे समझो 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली कोई बॉल है। तो अगर मान लो
बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अगर मान लो इतना बड़ा न्यूक्लियस है, अगर मैं अपने हाथ पर एक बॉल रखूं जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो अगर वो न्यूक्लियस है तो एटम कितना बड़ा होगा? एटम कितना बड़ा होगा? 10 पावर 5 का डिफरेंस है ना, तो 10 पावर 5 सेंटीमीटर साइज का एटम होगा। मतलब इतना रेडियस वाला बड़ा जो स्फीयर बनेगा, इमेजिन कर पा रहे हो? एक इतना बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस 10 पावर 5 सेंटीमीटर हो, उतना बड़ा होगा एटम। तो 10 पावर 5 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया ना। तो आप ऐसे समझ लो, जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो पूरा लगा लो, उसके सेंटर में अगर आपने 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली छोटी सी बॉल रख दी, इतनी छोटी सी, तो एटम कितना बड़ा हो जाएगा? पूरा स्टेडियम से भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बहुत होता है। 1 किलोमीटर रेडियस जितना उतना तो रेडियस है, और उतना बड़ा सर्कल आपको बनाना है, उतना बड़ा एटम होगा। अंदाजा लगा पा रहे हो एटम कितना बड़ा है? तो अगर इतने बड़े एटम के अंदर न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, जहां पर उसका सारा वजन और पॉजिटिव चार्ज है, तो आप अंदाजा लगाओ एटम अंदर से कैसा हुआ? पूरा का पूरा खाली हुआ, हॉलो हुआ। और हॉलो है इसीलिए तो सारे अल्फा पार्टिकल उसको पास करके स्ट्रेट निकल गए। मेरी बात समझ में आई? नंबर 3, उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताया। देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुके थे। मास जब उसने एक्सरे एक्सपेरिमेंट से चेक करा, तो उसने अंदाजा लगा लिया कि न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल है। जो भी डिस्कवर, भाई एक्सपेरिमेंट कब हुए थे? 1909 के आसपास, है ना, इस टाइम पे। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1932 में। तो यानी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो अभी हुई नहीं है, बट एक्सरे एक्सपेरिमेंट से उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। यानी कि देयर इज अनदर subatomic particle present inside the nucleus whose mass is nearly equal to the mass ऑफ प्रोटॉन, और उसका मास प्रोटॉन के बराबर है। एंड इट हैज नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं है। और जब बाद में डिस्कवर हुआ, लेटर डिस्कवर्ड, इट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? तो बच्चों, न्यूट्रॉन के बारे में क्या क्या पता है? न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6749 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास भी इतना ही होता है, लगभग ये होता है 1.6726 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो ऑलमोस्ट बराबर ही तो है। और चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे? इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। तो जब इस पर चार्ज नहीं है लेकिन मास है, तो ये सिर्फ एटम का मास ही निर्धारित कर पाएगा, चार्ज तो निर्धारित कर नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसने एक और बात बताई, नंबर 4, यहां पे लिख दो नंबर 4, 1 2 3 4। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोला गया? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स कहां पर है? एंड न्यूट्रॉन्स, ये भी कहां पर है? आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ गया? क्या बोला गया? न्यूक्लियॉन्स।
यानी न्यूक्लियॉन्स के अंदर कौन कौन आते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर बहुत सारे शब्द हो गए हैं, कंफ्यूज मत होना। न्यूक्लियॉन्स अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर मैं हो सकता है प्रोटॉन की बात कर रहा हूं या फिर न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं, पर पक्का ये वो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर है। एक और वर्ड आ गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम जो कि सिर्फ मासिव पार्ट है। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है कुछ? न्यूक्लियस में चार्ज होता है? होता तो है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो मास तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, पर क्या इस पर चार्ज होगा? तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, क्योंकि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है। तो दो शब्द हो गए और तीसरा शब्द है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो पता ही होगा, 1932 में जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। ये तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो ये तीनों शब्दों में कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी है। न्यूक्लियॉन्स खाली नाम दिया गया है मिला करके इकट्ठा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है? रदरफोर्ड ने, इसी एक्सपेरिमेंट में। समझ में आ गया? एक्चुअली उसी ने नाम दिया ना न्यूक्लियस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतना लिख लेना। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हो गया है, इसके बाद मैं आगे पॉइंट्स और लिखता हूं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, बच्चों ने प्रोटॉन को एडजस्ट कर दिया, न्यूट्रॉन को कर दिया, इलेक्ट्रॉन कहां गए? तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये बोला, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं एटम के अंदर, वो सभी न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, और वो किसी फिक्स ऑर्बिट में है या कैसे सर्कुलर ऑर्बिट में है या स्फेरिकल ऑर्बिट में है, वो सब के बारे में डिटेल उसने नहीं बताई। इतनी बात समझ में आ रही है? उसने बस ये बोला एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी मिलकर चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus in an orbit। इतनी बात समझ में आ गई? बच्चों, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात जेम्स जे थॉमसन की सही थी। तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हुए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, इसी में ऐड कर देते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पूरे एटम पे क्या चार्ज हुआ? कोई चार्ज नहीं हुआ, न्यूट्रल हो गया ना, क्योंकि पूरे एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। तो पूरे एटम पे ओवरऑल चार्ज क्या हुआ? 0, न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चों, जरा सोच के देखो, इसका मैं थोड़ा एक वैसे पिक्चर बना रहा हूं। ये मान लो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि खुद सोचो, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से टाइटली ऐसे बाइंड में जुड़े हुए हैं। एटम के न्यूक्लियस में एक ही थोड़ी ना प्रोटॉन होता है, बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे न्यूट्रॉन भी होते हैं, और वो सब टाइटली पैक है। तो ऐसा ही होता होगा। और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो ऐसा ही पिक्चर तो बना रहा है। एक इलेक्ट्रॉन शायद यहाँ चक्कर लगा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो कुछ पिक्चर बन रही है एटम की। और अगर मैं ऐसे बहुत सारे बना दूं तो ये पूरा मुझे कैसा नजर आएगा? ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन का पाथ बना दिया ना, ये तो इलेक्ट्रॉन का पाथ है। अगर आप पंखा चलाओगे रात को और छोटी सी टॉर्च नीचे से जलाना, तो पंखे के 3 ब्लेड नजर आते हैं, पूरा सर्कुलर प्लेट नजर आती है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी पंखा बंद है तो 3 ब्लेड नजर आ रहे हैं, अगर बहुत तेज घूमेगा तो प्लेट नजर नहीं आएंगी, मतलब ब्लेड्स नजर नहीं आएंगे, वो पूरा एक सर्कल नजर आएगा। हाँ या ना? अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन
इतनी तेज तेज ऐसे चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, तो तुम्हें एक स्फीयर नजर आएगा ना। तो अभी समझ में आया एटम का साइज इतना बड़ा क्यों आ रहा है 10 पावर -10 मीटर, जबकि न्यूक्लियस का साइज यहाँ पे इतना सही है 10 पावर -15 मीटर। और पूरा एटम अंदर से कैसा हुआ, खाली। ये तो भरा हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने वो पाथ बना दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे घूम रहा है, हर एक पाथ में एक एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऐसे, इन सब हर एक पाथ में एक एक इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना। तो एटम अंदर से पूरा कैसा हुआ, खाली। तो रदरफोर्ड के हिसाब से ये पिक्चर है एटम की, जो कि गलत भी नहीं है पूरी तरह से। कहां गलत है, काफी हद तक सही है। अच्छा, क्या ये पिक्चर हमारे सोलर सिस्टम जैसी नहीं है? जे थॉमसन ने अपने मॉडल को वाटरमेलन प्लम बॉडी केक से कंपेयर किया था, तो रदरफोर्ड का मॉडल भी किसी से तो कंपेयर करोगे ना। तो रदरफोर्ड का मॉडल किससे कंपेयर कर रहा है? हाँ, यानी कि रदरफोर्ड्स मॉडल is like solar system in which sun is like nucleus, behaving like nucleus, and planets are just like electrons revolving around the sun। समझ में आया? और क्या पता भाई ये बात सच हो, दुनिया में इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना जिनका कोई एंड नहीं है। क्या पता सच में हमारा सोलर सिस्टम एक सिंगल एटम ही हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर पूरे सोलर सिस्टम का मास देखो तो सन का ही मास है जो भी है, प्लैनेट्स का मास कुछ भी नहीं है सन के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक सिंगल एटम हो, और उसके आगे फिर आप खुद सोच लो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ, नंबर 6। बच्चों क्या तुम्हें ये पता है? अच्छा एक मिनट, नंबर 6 में मैं ये इसी का पॉइंट एक ऐड कर देता हूं। मोस्ट ऑफ द स्पेस inside atom is empty, पूरा का पूरा खाली है। नंबर 7 आगे चलते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मुझे कुछ और समझाना है, तो इतना लिख लोगे ना? ठीक है। बच्चों क्या तुम्हें ये पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो वो हमेशा सर्कल से बाहर भागना चाहता है। आप एक पत्थर को रस्सी से बांधो धागे से और उसको गोल 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 घुमाओ, तो क्या वो सर्कल में रहना चाहता है? नहीं, वो हमेशा सर्कल से बाहर भागना चाहता है, क्योंकि रस्सी जब भी टूटेगी वो बाहर निकल जाएगा। हाँ या ना? यानी एक फोर्स ऐसा है जो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, और एक फोर्स ऐसा है जो उसको अंदर की तरफ रोक कर रखा हुआ है। इसको चलो इधर जगह कम है, इसको इधर बना देते हैं, ये रेडियस मार्क कर देते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, इससे जोड़ देते हैं, ये हो गया R। ये जाना कहां चाहता है बच्चों? बाहर, इधर की तरफ, लेकिन मजबूरी है बेचारे की, क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है, इस रस्सी से बंधा हुआ है ये पत्थर, तो ये बेचारा इधर आ जाता है बार बार। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक वो जो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है जिसको हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फॉर्मूला अब तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए, 1000 बार आ चुका है, चैप्टर 1 में भी आया था ना। और एक वो फोर्स है जो रस्सी अपनी तरफ से लगा रही है, टेंशन मतलब फोर्स क्या दो इसको? फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? रस्सी में जो टेंशन टी है, खिंचाव, वो फोर्स ही तो है, टेंशन को फोर्स ही बोलते हैं। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस हैं तब तक ही ये सर्कुलर मोशन में रहेगा। अगर ये फोर्स बड़ा हो गया, टेंशन कम हुई, तो रस्सी टूट जाएगी, वो बाहर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और ये प्रोसेस, ये फिनोमेना हर उस जगह लगेगा जहां भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है।
अब मुझे ये बताओ क्या प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं? मान लो बच्चों ये है प्लैनेट और ये है सन। प्लैनेट अगर घूम रहा है तो वो भी बाहर भागना चाहता होगा, हाँ या ना? तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा और अंदर से सन उसको खींच रहा है, तो वहां तो कोई रस्सी नहीं बंधी हुई, तो कौन सा फोर्स लग रहा है भाई? बाहर जो वो जाना चाहता है वो तो ये फोर्स हो गया। अंदर सन की तरफ, सन अपनी तरफ जो खींच रहा है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। बात समझ में आ गई? ठीक इसी तरह से रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया कि अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो ये है इलेक्ट्रॉन और ये है न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो इसका मतलब ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स on electron when it revolves around the nucleus is balanced by कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, अब अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं, प्रोटॉन पे तो है ना, तो अट्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इसको अंदर खींच रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर ले आने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए? बोलो हाँ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया बच्चों mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं, वैसे मुझे यहां पर लिखना चाहिए mv²/r के Ze²/r²। वैसे मुझे ये लिखना चाहिए पर मैंने ये लिख दिया। अब मैं तुम्हें बता देता हूं ये फॉर्मूला कहां से आया, देख लो। वैसे तो 12th क्लास में पढ़ना है पर बता दे रहा हूं बच्चों, कभी भी दो अगर चार्ज हैं, मान लो ये है Q1 और ये है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज r, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्शन का हो, क्या होगा? जैसे न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैपिटल G आता है ना, वैसे यहाँ पे K आता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2/r²। ये न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा नहीं हो गया? रिलेट तो कर पा रहे हो? याद हो जाएगा? यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब K की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है बच्चों? 1/4πε0। सॉल्व करोगे तो 9 × 10⁻9 आ जाएगा। 12th क्लास में फिजिक्स में चैप्टर 1 में पढ़ना है, अभी उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद करो, ठीक है? तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गई, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2/r²। कोई दिक्कत? एक और बात, अब ये मैंने Ze² क्यों लिखा है बताता हूं बच्चों। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? E, सही है? जरा बताओ न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस पे चार्ज होगा n इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, हाँ या ना? प्रोटॉन पे जो भी चार्ज होता है वो, एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ या ना? एक प्रोटॉन तो है नहीं न्यूक्लियस में बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। जरा सोच के देखो, न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज क्या है? तो न्यूक्लियस पे चार्ज फाइंड करने के लिए प्रोटॉन चेक करोगे, प्रोटॉन उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हो गया Z, तो Z ही प्रोटॉन होंगे, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो ZE हो गया कि नहीं?
अब जेड ई का मल्टीप्लाई इस वाले ई से करोगे तो जेड ई स्क्वायर आएगा, और ये रहा के, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं? जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकता है। भैया जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछ लो। समझ में आ गया? अरे कुछ नहीं करना यार, फोर्स फाइंड करना है ना। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर खत्म। तो इतना ही रहने दो इसको। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर तुम्हें Q1 Q2 की वैल्यू पुट करनी है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया। प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, तो E तो आना ही है। Z क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो भी तो फाइंड करोगे ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ZE कर दिया। अब ZE का Q1 इंटू Q2 करोगे तो ZE का मल्टीप्लाई E से करोगे तो ZE स्क्वायर ही तो आएगा। समझ में आ गया? ये सारी बातें रदरफोर्ड ने हमको एटम के बारे में बताई जो तुम्हें याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक की तरफ की। कुछ ड्रॉबैक भी रहे होंगे रदरफोर्ड के मॉडल में, भी तो ड्रॉबैक रहे होंगे, तभी तो बोहर का मॉडल आया। वरना अगर ये पूरा सही होता तो बोहर के मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती? अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? देखो भाई, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जब बोहर का मॉडल आया तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही इसका मॉडल फेल हुआ सीधा आ गया एकदम से। बीच में बहुत सारी डिस्कवरियां हुई थी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोहर के मॉडल के से पहले और रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जो बीच में बहुत सारी डिस्कवरी हुई ना, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? रदरफोर्ड का मॉडल आ गया, पूरी तरह से सही नहीं पाया गया, तो बोहर का मॉडल काफी टाइम बाद आया था, और इस बीच में बहुत सारी डिस्कवरियां हुई। और जब वो सारी डिस्कवरी रदरफोर्ड के मॉडल पे अप्लाई की गई तो रदरफोर्ड के मॉडल में वो फिट नहीं हो पाई, तो वो भी हमने रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक मान लिया। लेकिन उन सब में से एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। बच्चों पहले मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन के बारे में जानते हो? एक्सेलरेशन क्या होता है? फिजिक्स में अभी मैं यहां तक पहुंचा नहीं हूं एक्सेलरेशन तक, बट फिर भी समझा देता हूं। अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वेलोसिटी फिक्स हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसी भी चीज की स्पीड या तो बढ़ती ही जा रही है या तो घटती जा रही है, तो एक्सेलरेशन माना जाएगा। मतलब कुल मिला के एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज कब आएगा बच्चों? तो वेलोसिटी में चेंज तब आएगा जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड में चेंज आता है मतलब ऐसे समझो, एक गाड़ी है वो ऐसे चल रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है ना, तो किस में चेंज आ रहा है? पर डायरेक्शन में कोई चेंज आया नहीं, तो क्या चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा? अरे माना जाएगा भाई, मना क्यों कर रहे हो? आपने देखा ना मैग्नीट्यूड में चेंज आया नहीं था। मतलब पहले 1 घंटे के अंदर उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, अगले 1 घंटे में ज्यादा करा, अगले 1 घंटे में इतना कर लिया, अगले 1 घंटे में, हर 1 घंटे में क्या इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है? नहीं। क्या वक्त के साथ स्पीड बढ़ती जा रही है? हाँ। क्या मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है? हाँ। मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी ये वाले एग्जांपल में मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है।
इतनी बात समझ में आ गई सबको? लेकिन अगर मान लो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, पर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, मतलब डायरेक्शन में आ रहा है चेंज और मैग्नीट्यूड में आ रहा है नो चेंज, इसमें चेंज नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्या चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा। अब डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा या नहीं, पहले इतना बता दो। माना जाएगा ना। और अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं, पहले ये बताओ। जो मैं यहाँ साइड में समझा रहा हूं ना, पहले वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आएगा तभी ड्रॉबैक समझ में आएगा। तो पहले अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो कि अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो भी चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा, तो भी एक्सेलरेशन, पार्टिकल एक्सेलरेशन मोशन में। एक सेकंड, कोई आया है तो जो है अब समझ में आ गया ना, डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा और चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। कोई दिक्कत? अब एक और चीज पूछ रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो साइड में। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, वही बस पत्थर को हमने उससे बांध के और गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो तुम्हारे हिसाब से उसको एक्सेलरेटेड मोशन में माना जाएगा या नहीं? देखते हैं बच्चों। ये वो ऑब्जेक्ट है, वो पत्थर है, वो जाना चाहता है यहाँ पे, पर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, वो इधर जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब वो यहां पहुंचेगा, वो जाना चाहता है यहां पर चला किधर गया? इस पाथ पे। क्या हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है? आप कहीं भी चेक कर लो, यहां पे चेक कर लो, वो इधर जाना चाहता है पर मजबूरी में, क्योंकि वो रस्सी से जुड़ा हुआ है विद रेडियस आर। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया, और वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम भी रहा है, अगर जैसे पंखा चलाते हो ना, पंखा वो ऐसे रेगुलेटर होता है 1 2 3, मान लो पंखा 1 पे चल रहा है, सबसे कम स्पीड पे चल रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? हाँ, फिक्स वेलोसिटी से घूम रहा है, ना स्पीड बढ़ रही है पंखे की ना घट रही है। तो जब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है तो क्या चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये बात दिमाग में फिट कर लो कि अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन में चेंज आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा तो एक्सेलरेशन में वो माना जाएगा। आगे बात समझ में? और अगर मान लो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में भी अपनी मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, मतलब जब आप पंखा चलाते हो एकदम से तो मोशन में नहीं आ जाता, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही होती है, तो उस टाइम पे डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तब तो दोनों में चेंज आ रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा और एक्सेलरेशन में भी माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये घर जाकर दोबारा देख लेना, सुन लेना, दोहरा लेना, दिमाग में फिट कर लेना, फिजिक्स में भी काम आएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, अगर वो स्टेडी मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तब भी एक्सेलरेशन में है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो वो मानी जाएगा एक्सेलरेशन में। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन में माना जाएगा? इतना समझाने के बाद समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है वो भी सर्कुलर मोशन में ही है। उसकी स्पीड बढ़ रही हो या ना बढ़ रही हो, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा, एक्सेलरेशन में माना जाएगा। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन में माना जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे। तो एक बंदा था जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मतलब बंदा नहीं था, इंसान था, साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल।
इनकी एक बहुत ही फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब ये थ्योरी पहले से ही प्रूव है, करेक्ट है, सही है, सबने अपना ली, मान ली, एक्सपेरिमेंटली चेक कर ली, सब ओके है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला एनी चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन in accelerated motion, when in accelerated motion it will radiate energy in the form of electromagnetic waves, in the form of electromagnetic waves। ये इनकी थ्योरी आ गई और ये थ्योरी पहले से ही प्रूव हो गई, सही हो गई। क्या बोला इन्होंने? जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा वो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कोई दिक्कत? चले आगे। अगर यही थ्योरी रदरफोर्ड के मॉडल पे अगर लगा दी जाए, बच्चों मान लो ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में माना जाएगा, पहले बता दिया है। तो क्या इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा? करना चाहिए भाई, थ्योरी प्रूव हो चुकी है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा, कोई भी चीज अपनी एनर्जी रेडिएट करेगी तो एनर्जी लूज होगी, उसकी एनर्जी लूज होगी तो वो उतने बड़े पाथ में मूव नहीं कर पाएगा, उसका पाथ वक्त के साथ छोटा होता जाएगा। और अगर पाथ छोटा होता चला जाएगा तो न्यूक्लियस पे तो वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको वैसे भी खींच रहा है, तो फाइनली वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलेंगे तो टोटल चार्ज खत्म हो गया। तो एटम वैसा नहीं रहेगा, या दुनिया की सारी चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसी हमें वो दिखाई दे रही है। एटम स्टेबल नहीं है इसके हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से, परंतु ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड इस बात को समझा नहीं पाए और यही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ये तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी है। रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक है वो क्या है? वो ये है इलेक्ट्रॉन व्हेन revolves around a nucleus is in accelerated motion as its direction changes at every point. Therefore, according to Maxwell's इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैं शॉर्ट में EM लिख दे रहा हूं, तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इट विल रेडिएट एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा तो क्या होगा? उसका पाथ छोटा होता जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिख लेना। रेडिएट एनर्जी, इफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी, इट विल लूज इट्स ओन एनर्जी, due to which its path becomes smaller and smaller and becomes spiral। हाँ या ना? और स्पाइरल होते होते फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। फाइनली
electron will fall into the nucleus. Hence, atom is unstable according to Maxwell. मैक्सवेल के हिसाब से अनस्टेबल है, परंतु ऐसा होता नहीं है. बट दिस डज नॉट हैपन एंड एटम इज स्टेबल. अब सवाल रदरफोर्ड के लिए ये आ गया कि भैया मैक्सवेल की थ्योरी सही है, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है. तो ऐसा क्यों नहीं होता ये समझाइए ना. तो वो नहीं बता पाया. रदरफोर्ड इज अनेबल टू एक्सप्लेन. रदरफोर्ड इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ये इसका ड्रॉबैक था. समझ गए बच्चों? अब अगर कोई पूछेगा तो समझा पाओगे. और इसके अलावा एक ड्रॉबैक और है भैया, एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा भी शो करता है. वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. हालांकि वो अलग बात है कि रदरफोर्ड के टाइम पीरियड के बाद वो चीजें डिस्कवर हुई थी, बट वो भी इसके ड्रॉबैक में डाल दिया गया. ही ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स. तो इतना ड्रॉबैक्स होने के बाद भी रदरफोर्ड का मॉडल आज हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसने जो भी हमको बताया, जो मैंने इससे पहले पोस्टुलेट्स लिखे थे, वो सारे एक्सपेरिमेंट करके उसने फिर बताए थे. ऐसे हवा में नहीं बोल दिए थे. समझ में आ गया बच्चों? तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है. ये सारे पॉइंट्स उठा के कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, और अगर कोई पूछे तो उसको समझा भी देना. उसके लिए ये वाली थ्योरी पहले तुमको पता होनी चाहिए. समझ में आ गया? तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम.